नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम नारीवाद, स्त्रीवाद या महिलावाद का अध्ययन करेंगे जिसे फेमिनिज्म कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श का नाम है। यह महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर देने की मांग करता है। यह मांग करता है कि सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी जानी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यदि महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर मिलेंगे तो वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं। इसलिए यह समान अवसर की मांग करता है। साथ ही महिलाओं के साथ जो लैंगिक शोषण किया जाता है, लैंगिक भेदभाव किया जाता है, उसको समाप्त करने की मांग करता है, जिससे वह अपना संपूर्ण विकास कर सके। इस तरह से देखते हैं फ्रेंड्स, स्त्रीवाद या फेमिनिज्म। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसे नारीवाद, स्त्रीवाद, महिलावाद या फेमिनिज्म कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये इसका लोगो है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है फेमिनिज्म का। तो देखते फ्रेंड्स, नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श के रूप में। नारीवाद एक आंदोलन, संघर्ष और विमर्श के रूप में महिलाओं को समान अधिकार और समान अवसर देने की मांग करता है। इनको इक्वल राइट्स होना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इसी प्रकार से प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की मांग करता है। इनको इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। यदि बराबर प्रतिष्ठा मिलेगी, इज्जत बराबर होगी, अवसर बराबर होंगे, तो वह निश्चित रूप से अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी, क्योंकि शिक्षा के द्वारा उनका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ेगा, बौद्धिक संपत्ति सृजित होगी, तो वह संपूर्ण क्षेत्र अपना विकास कर सकेंगी। क्योंकि शिक्षा को शेरनी का दूध माना जाता है, जो जिसे पीता है वह दहाड़ता है। इस तरह से महिलाओं को समान शिक्षा दी जाएगी, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाएगी, तो वह अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सकती हैं। आगे देखते फ्रेंड्स, नारीवाद समानता स्थापित करना चाहता है। नारीवाद समानता स्थापित इसलिए चाहता है क्योंकि महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, असमानता हुआ है, भेदभाव हुआ है। इस तरह से अन्याय और भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारीवाद समानता चाहता है। यदि समानता होगी तो विषमता और भेदभाव समाप्त हो जाएंगे। इस तरह से उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, समान अवसर मिल जाएंगे, तो अपना विकास कर सकेंगी। साथ ही जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वह भी खत्म हो जाएगा। देखते हैं आगे, यह लैंगिक शोषण और पितृसत्ता को समाप्त करना चाहता है। मित्रों, पितृसत्ता क्या होती है? इसमें पुरुषवादी व्यवस्था स्थापित की जाती है। समाज के द्वारा कुछ सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य स्थापित किए जाते हैं, जिसमें यह मान लिया जाता है कि पुरुष क्या कार्य करेंगे, महिलाएं क्या कार्य करेंगी। इस तरह से महिलाओं को रोजगार के चयन की आजादी नहीं रहती है, उनका गृह कार्य क्षेत्र निश्चित कर दिया जाता है, और जो सार्वजनिक जीवन होता है, पब्लिक लाइफ होती है, उससे उनको वंचित कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फेमिनिज्म शब्द का प्रयोग एक काल्पनिक समाजवादी विचारक चार्ल्स फोरियर ने किया था। जो फेमिनिज्म शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किया था चार्ल्स फोरियर ने। यह एक काल्पनिक समाजवादी विचारक थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, नारीवादी आंदोलन उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा का जो पोस्ट मॉडर्निटी कॉन्सेप्ट थी, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा थी, उससे संबंधित नारीवादी आंदोलन। क्योंकि नारीवादी आंदोलन में पुराने जो पूर्वाग्रह होते हैं, सिद्धांत, मूल्य, मान्यताएं होती हैं, उनको समाप्त करके अपॉर्चुनिटी बराबर दी जाती है, समानता बराबर दी जाती है, बराबर अवसर दिए जाते हैं। हालांकि इस अवधारणा का मूल आधार मैरी वोllstonecraft और जेएस मिल के विचारों में पाया जाता है। अर्थात नारीवादी का पिता माना जाता है मैरी वोllstonecraft। इसी तरह से जेएस मिल में भी नारीवादी विचारधारा का रूपरेखा रखी थी, इसीलिए यह इसके प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से नारीवादी विचारधारा को शुरू करने का श्रेय भी मैरी वोllstonecraft को जाता है। फ्रेंड्स, यह एक उदारवादी नारीवादी चिंतक थी। इनके द्वारा ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमन पुस्तक भी लिखी जाती है। देखेंगे आगे, इन्होंने सार्वजनिक जीवन में लैंगिक भेदभाव समाप्त करने का विचार दिया था।
मैरी क्राफ्ट कहती हैं कि जो पब्लिक लाइफ होती है वहां महिलाओं के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है, वहां महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए, बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, बराबर मौके मिलने चाहिए और राजनीति में भागीदारी करनी चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। आगे देखते हैं, जेएस मिल महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया था। जॉन स्टुअर्ट मिल वह सब्जेक्शन ऑफ वुमेन एक पुस्तक लिखते हैं, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, उसमें वुमेन्स वोटिंग राइट की बात कहते हैं। महिलाओं को तत्कालीन समय में वोट डालने का अधिकार नहीं था, इसलिए जेएस मिल कहते हैं कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। क्या होता फ्रेंड्स, संपूर्ण विश्व में खासकर यूरोप में लोकतंत्र लागू हो गया था सबसे पहले, एशिया के देशों में बाद में लोकतंत्र लागू हुआ था, तो वहां पर महिला को वोट डालने का अधिकार नहीं था, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि सबसे पहले देखा जाए 1893 में न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। इसी तरह से 1920 में यूएसए में और 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। जब भारत में देखा जाए तो हमारा संविधान जैसे ही लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, उसी दिन से एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य का अधिकार सभी को दिया जाता है। लेकिन यूएसए एक विकसित राष्ट्र होने के बावजूद 1920 में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देता है। 1928 में ब्रिटेन महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देता है और 1893 में न्यूजीलैंड में पहली बार महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया था। आगे देखते फ्रेंड्स, नारीवादी आंदोलन के चरण। जो नारीवादी आंदोलन है, संघर्ष है और विमर्श है, वह 3 चरणों से गुजर चुका है। 3 चरण गुजर चुके हैं, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से 3 चरण हैं। प्रथम चरण, तो फ्रेंड्स प्रथम चरण में क्या होता है, प्रारंभ में राजनीतिक जो नागरिक अधिकार होते हैं, हमारे सिविलियन राइट्स होते हैं, उसकी मांग की जाती है। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने पर जोर दिया जाता है। प्रारंभ में महिलाओं को बराबर वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, ऐसी मांग की जाती है। इस तरह से राजनीतिक अधिकार की मांग की जाती है, जैसे वोट देने का अधिकार और सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार। जैसे महिलाएं वोट डालेंगी और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगी, वह चुनाव लड़ सकती हैं, निर्वाचित भी हो सकती हैं और सार्वजनिक पद पर पहुंच सकती हैं। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स, आज भी यूएसए अमेरिका में, जहां एक पुराना डेमोक्रेसी है, एक भी महिला प्रेसिडेंट राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। इससे समझ सकते हैं कि राजनीति में महिला को आरंभ में बराबर का अधिकार नहीं दिया गया था। आगे देखते हैं, प्रारंभ में न्यूजीलैंड, यूएसए, ब्रिटेन में मतदान का अधिकार दिया गया था, वोट करने का अधिकार दिया गया था। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है, आरंभ में महिला को वोटिंग राइट नहीं था। 1893 में न्यूजीलैंड शुरू करता है, 1920 में जाकर के यूएसए, 28 में जाकर के ब्रिटेन महिलाओं को वोट डालने का अधिकार देता है, क्योंकि वोट से ही सरकार बनती है और वोट से सरकार बदलती है। इसलिए आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। हमारा संविधान 18 वर्ष के वयस्क नागरिकों को वोटिंग राइट देता है, और आप अपने वोट का सही प्रयोग करें। आगे देखते हैं फ्रेंड, दूसरा चरण क्या होता है, इसमें सामाजिक समानता और कानूनी समानता पर बल दिया जाता है। जो समाज में विषमता थी, महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, घरेलू हिंसा होती थी, इसी तरह से दहेज की समस्या थी और बराबर पढ़ने लिखने का अवसर नहीं दिया जाता था, इसकी मांग की गई थी। 1960 के आसपास ये प्रारंभ हुआ था और बेटी फ्रीडन ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बेटी फ्रीडन एक नारीवादी थिंकर हैं, इनके द्वारा दूसरे चरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। आगे देखते हैं, तीसरा चरण देखते हैं, तो इसमें तीसरा चरण क्या होता है फ्रेंड्स, यह दूसरे चरण का ही विस्तार था। दूसरे चरण का विस्तार था, इसमें आर्थिक समानता पर बल दिया गया, अर्थात महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार, रोजगार के चयन की आजादी, वह सार्वजनिक पद धारण कर सकती हैं,
नौकरी प्राइवेट सेक्टर में कर सकती हैं, पब्लिक सेक्टर में कर सकती हैं, अपने उद्योग और व्यापार खोल सकती हैं। इस तरह से महिलाओं को आर्थिक अधिकार दिए गए थे। अब देखें फ्रेंड्स, हम देखा कि नारीवादी आंदोलन के 3 चरण होते हैं। आरंभ में राजनीतिक अधिकार मांगे जाते हैं, बाद में सामाजिक कानूनी अधिकार मांगे जाते हैं, फिर वर्तमान में जो चरण चल रहा है वह आर्थिक समानता की मांग की जाती है। महिलाओं को उद्योग व्यापार में आगे आना चाहिए, रोजगार के चयन की आजादी होनी चाहिए, अपने हिसाब से रोजगार का चयन कर सकती हैं।